डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्फीयर ऑफ डेथ की, जिसको हम कहते हैं मृत्यु गोल। स्फीयर ऑफ डेथ क्या होता है? एक हॉलो स्फीयर होता है जिसमें कोई मोटरसाइकिल के साथ, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा या इस तरह के इवेंट्स आप टीवी पे भी देखे होंगे। जनरली इस तरह का इवेंट और ये स्टंट सर्कस में किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर होता है, और उस स्फीयर के अंदर जो स्टंट करता है वह बाइक के साथ इंटर करता है या फिर किसी दूसरे व्हीकल के साथ भी इंटर करता है। जैसे 4 व्हीलर के साथ भी करता है, लेकिन जनरली बाइक के साथ इंटर करते हैं। और इस स्फीयर में आने के बाद वो अपने बाइक को स्पीड के साथ ड्राइव करते हैं। तो कभी आप देखे होंगे कि ये बाइक ये स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्कल से घूमता है, फिर बड़े हॉरिजॉन्टल सर्कल से घूमता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। और ऐसा भी होता है कि ये वर्टिकल सर्कल में भी घूमने लगता है, वर्टिकल सर्कल में, जस्ट वर्टिकल सर्कल ऐसे घूमने लगता है। स्टंट करने वाला अपने बाइक के साथ या जो भी व्हीकल है उसके पास, जैसे 4 व्हीलर है या बाइक है, उसके साथ वह इस वर्टिकल सर्कल में घूमने लगता है। यहाँ पे आने के बाद भी वो नीचे नहीं गिरता है। ऐसा क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स इनसाइड दिस स्टंट। इसमें फिजिक्स का क्या रोल है और फिजिक्स से हम इसको कैसे समझेंगे और कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक व्हीकल बना दिया और इसको हमने कहा दिस इज पोजीशन, दिस इज पोजीशन, दिस इज अनदर पोजीशन। ये 3 पोजीशन हमने दिखा दिया। 3 पोजीशन हमने क्यों दिखाया? एक हमने लोएस्ट पोजीशन दिखा दिया और लोएस्ट पोजीशन को हमने कहा कि दिस इज पोजीशन ए ऑफ द व्हीकल। इसको हमने कहा दिस इज पोजीशन बी ऑफ द व्हीकल एंड दिस इज पोजीशन सी ऑफ द व्हीकल। इस तरह से ये व्हीकल ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तेज़ी के साथ घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है कि इस टॉप पोजीशन पे राइडर जो स्टंट कर रहा है यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरता है, जबकि ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरता है, यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरता है, ये सीधा ऐसे वर्टिकल सर्कल में कैसे घूमता है? तो इसके लिए इसमें फिजिक्स क्या है, हमने 3 पोजीशन कंसिडर कर लिया। एक लोअर पोजीशन लिया जिसको हम बोलेंगे लोअर मोस्ट पोजीशन, और ये हायर पोजीशन हमने बी ले लिया, और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन सी ले लिया। तो इसमें सेम वही फिजिक्स अप्लाई होगा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने स्टडी किया हुआ है। नाउ इफ m इज द मास ऑफ द व्हीकल एंड राइडर, अगर राइडर अपने मोटरसाइकिल के साथ है तो मोटरसाइकिल के साथ उसकी मास कितनी है, वो है m। तो यहाँ पे वेट का डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। लोअर पोजीशन पे वेट कितना हो गया, mg हो गया। इस सरफेस पे टिके रहने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना बन जाएगा, Na। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वही रोल प्ले करता है जो स्ट्रिंग से जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो स्ट्रिंग में जो टेंशन बनता है वही काम करता है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। वहाँ पे आपने स्ट्रिंग के केस में क्या पढ़ा था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द पॉइंट ए इज TA। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हीकल एट पॉइंट A, दैट इज NA। दिस इज सेम एज ए टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो ए फोर्स जस्ट लाइक ए टेंशन। और यहाँ पे जब C पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वेट काम कर रहा है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है एंड दिस वेट इज mg। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा और ये कितना हो जाएगा, NC। अब हम बात करेंगे B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर जो वेट होगा दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वेट, दैट इज mg।
और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन वेट के डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है, जब व्हीकल सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो सरफेस व्हीकल पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसको हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा NB। ओके, तो आपको मालूम है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा फोर्स है mg, दैट इज द वेट ऑफ द व्हीकल विथ ए पर्सन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा? आप देख रहे हैं कि एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ है, दूसरा फोर्स है सेंटर के अवे है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी Na माइनस mg। अब यहाँ पे Na माइनस mg मैंने क्यों लिखा? Na माइनस mg, हमने mg माइनस Na क्यों नहीं लिखा? Na माइनस mg, हमने mg माइनस Na क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि Na जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड mg इज डायरेक्टेड इन जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस फोर्स। तो ये जो व्हीकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये व्हीकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो Na ज़्यादा होगा mg से, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स एट A विल बी Na माइनस mg। अगर mg ज़्यादा होगा तो व्हीकल यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो सीधा नीचे गिर जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, व्हीकल घूम रहा है, इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, देयरफॉर Na माइनस mg होगा। और यही जो फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को या बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो देयरफॉर दिस विल बी mVa स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे रिजल्टेंट टेंशन कितना मिल जाएगा? रिजल्टेंट टेंशन एट पॉइंट A विल बी रिजल्टेंट फोर्स हमारा मिल गया Na माइनस mg, दैट इज mVa स्क्वायर अपॉन r। और नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल जाएगा इस पॉइंट A पे? नॉर्मल रिएक्शन Na इज इक्वल टू mVa स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं C पॉइंट पे। तो C पॉइंट पे जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन दैट इज NC विल बैलेंस the centrifugal force or this will provide the centripetal force. So therefore normal reaction here that will be NC is equal to mVc square upon r। यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब बात करेंगे B पॉइंट पर। B पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि NB that is the normal reaction at point B and the weight of the vehicle and the person is acting vertically downward. So therefore what will be the resultant force here? Resultant force will be NB plus mg, and this will provide the centripetal force, and velocity of the vehicle here is Vb. So therefore mVb square upon r। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? NB होगा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू mVb स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। ओके, ये फिजिक्स है इनसाइड दिस वन। एंड आल्सो यू नो इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वहाँ पे भी जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था टेंशन के लिए या फिर डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटीज़ के लिए, तो इसी तरह का एग्जैक्ट रिलेशन मिला था। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे हमने टेंशन लिया था और यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन लिया है, इसलिए कि नॉर्मल रिएक्शन ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। अब बात करेंगे कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए डिफरेंट पोजीशंस पे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि
नॉर्मल रिएक्शन, हम लोएस्ट वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, लोएस्ट वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ कम से कम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि लोएस्ट पोजीशन पर जो हम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं वह कितना होता है, दैट इज √5 rg। तो वेलोसिटी एट ए मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन √5 rg। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी vc है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 rg होना चाहिए। मतलब 3 rg से अगर कम है तो व्हीकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। और ये टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन √rg। तो ये कंडीशन को अगर फुलफिल करता है स्टंट करने वाला पर्सन अपने व्हीकल के साथ, तो वह कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे उसने √5 rg से कम वेलोसिटी प्रोवाइड किया अपने व्हीकल को, तो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ये किसी पॉइंट से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसने √5 rg के बराबर अगर वेलोसिटी प्रोवाइड किया तो वह आएगा, सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ स्पीड बहुत डाउन हो जाएगी। और अगर उसने अपनी स्पीड को ज़्यादा कर दिया, √5 rg से ज़्यादा रखा, तो बहुत तेज़ी के साथ वो अपना स्टंट परफॉर्म करेगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये है इस स्फीयर ऑफ डेथ में जो स्टंट किया जाता है उसके पीछे फिजिक्स क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है कि व्हीकल एट द टॉप ऑफ ए कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। कोई भी ओवरब्रिज जो कॉन्वेक्स फॉर्म में है, कॉन्वेक्स है, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, इसलिए कि हम अपर सरफेस यूज कर रहे हैं। ये जो लोअर सरफेस है ये कॉन्केव बनेगा और ये अपर सरफेस क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो इस कॉन्वेक्स ब्रिज से, ओवर ब्रिज से कोई व्हीकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे जाने के बाद व्हीकल की अपर स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। इसलिए कि अगर ज़्यादा स्पीड से व्हीकल जा रहा है तो इस पर से स्लिप हो जाएगा, थ्रोन ऑफ, बाहर गिर जाएगा। लेकिन मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे व्हीकल बिना स्लिप हुए आसानी से इस सर्कुलर पाथ को क्रॉस कर जाए, ओवरब्रिज से निकल जाए। तो इसके लिए सेम वही कंडीशन है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अप्लाई किया जाता है। नाउ सपोज दैट ए व्हीकल इज मूविंग अलोंग दिस पाथ एंड रीचेज हियर, यहाँ पे व्हीकल आया। तो नाउ हियर एट दिस पॉइंट two forces are acting. One force is the weight which is acting vertically downward, another force is the normal reaction which is acting vertically upward. और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ओके, व्हीकल की स्पीड बढ़ने पे नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करेगा। अगर ज़्यादा स्पीड से, स्पीड अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा डिक्रीज करते जाएगा। लेकिन डिक्रीज होके कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। और 0 के बाद नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पहले हम 0 की बात करेंगे। जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा तो उस वक्त तक व्हीकल सरफेस से लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन 0 से भी कम हो जाएगा, व्हीकल थ्रोन ऑफ, स्लिप हो जाएगी। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो व्हीकल स्लिप हो जाएगा। तो अपर लिमिट के लिए हम कंडीशन क्या लेंगे कि दैट स्पीड फॉर विच द नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स 0, दैट इज द सेफ स्पीड एंड दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन दिस टाइप ऑफ रोड। तो नाउ लेट अस हियर द रिजल्टेंट फोर्स हियर विल बी mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम mg माइनस
n लिखेंगे, ओके, mg minus n, because mg is acting vertically downward and n is in upward direction. यहाँ पे हम mg minus n इसलिए लिख रहे हैं कि mg ज़्यादा होगा, n कम होगा, और n जब ज़्यादा हो जाएगा तो व्हीकल वहाँ रुकेगा नहीं, वो स्लिप हो जाएगा. तो mg minus n, and this force will provide the necessary centripetal force which is necessary for the motion, that is a circular motion, and this will be mv square upon r. Now for upper speed limit, अपर स्पीड लिमिट के लिए हमारा नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो देयरफॉर mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू rg. ओके, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट rg. तो वहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वहाँ पे ये कहा था कि हमारा जो यहाँ पे अगर इनसाइड से कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो rg से कम स्पीड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये इस ओवरब्रिज से अपर सरफेस से पास कर रहा है व्हीकल, तो हमारा जो स्पीड होगा वह इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा होगा तो व्हीकल स्लिप हो जाएगा और सेफ मोशन परफॉर्म नहीं करेगा. तो दिस इज द अपर स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल ऑन ए टॉप ऑफ ए कॉन्वेक्स ओवरब्रिज. Now this is an example, and the example is a tiny stone of mass 20 gram is tied to a practically massless, inextensible, flexible string and hauled along a vertical circles. The speed of the stone is 8 meters per second. When the centripetal force is exactly equal to the force due to the tension, calculate the minimum, maximum kinetic energies of the stone during the entire circle. Let theta is equal to 0 be the angular position of the string when the stone is at the lowermost position. Determine the angular position of the string when the force due to the tension is numerically equal to the weight of the stone. And given that you have to use the value of g is 10 meter per second square and length of the string इज 1.8 मीटर. मतलब इसमें क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है. क्वेश्चन में ये दिया गया है कि टिनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम, तो मास ऑफ द स्टोन दिया हुआ है, ये है 20 ग्राम. is tied to a practically massless, inextensible string and hauled along a vertical circle. ये एक वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है इस तरह से. Speed of the stone is 8 meters per second when the centripetal force is exactly equal to the force due to the tension. ये सेंटर है, स्ट्रिंग की लंबाई दी हुई है और स्ट्रिंग की लंबाई को हम बोलेंगे r, मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज हाउ मच. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 1.8 मीटर. तो एक बात ध्यान रखना है कि तकरीबन इसमें क्वांटिटीज SI यूनिट में दिया हुआ है, इसलिए हम मास को भी SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.02 kg. अब ये भी SI यूनिट में आया, ये भी SI यूनिट में आया. हाँ, अब इसको देखेंगे. कैलकुलेट द मिनिमम, दिस वन. The speed of the stone is 8 meters per second when the centripetal force is exactly equal to the force due to the tension. जब पार्टिकल यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये हमारा सेंटर हो गया. The speed of the stone is 8 meters per second. कहाँ का स्पीड दिया हुआ है,
ये स्पीड उस जगह की है जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के बराबर हो जाता है। वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के बराबर हो जाता है? वो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यहाँ पे जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, mg विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो टेंशन है दैट विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो देयरफॉर हियर द टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो यहाँ का स्पीड दिया हुआ है, ये स्पीड हमको दिया हुआ है। अगर हम इसको C पॉइंट कहते हैं तो ये हमारा पॉइंट C है। ओके, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द इंटायर सर्कल। अब कौन सी पोजीशन है जहाँ पे हमारी स्पीड, स्टोन की स्पीड मिनिमम होने वाली है? कौन सी पोजीशन है जहाँ पे स्टोन की स्पीड मैक्सिमम होने वाली है? जहाँ पे स्पीड मिनिमम रहेगा वहाँ की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। तो आपको मालूम है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे जो स्पीड प्रोवाइड किया जाता है वो कितना होता है? √5gr, और टॉप पोजीशन पे स्पीड कितनी हो जाती है? √rg। तो स्पीड ज़्यादा कहाँ पे हुई? लोअर मोस्ट पोजीशन पे, और स्पीड ज़्यादा कम कहाँ पे हो गई? टॉप पोजीशन पे, और इनके बीच की जो स्पीड रहेगी ये इन दोनों के बीच का रहता है। तो देयरफॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, दैट इज एट द बॉटम, लोअर मोस्ट पोजीशन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, कहाँ पे? लोअर मोस्ट पोजीशन पे। और टॉप मोस्ट पोजीशन पे, या उसको हम बोल सकते हैं अपर मोस्ट पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? लेट थीटा इज इक्वल टू 0 बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज एट द लोअर मोस्ट पोजीशन। अब आप ये देख रहे हैं ये वर्टिकल एक्सिस है, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है? 0 एंगल बना रहा है। यहाँ आने के बाद कितना एंगल बना दिया? 90 डिग्री। यहाँ आने के बाद से कितना एंगल बन गया? 180 डिग्री। लेकिन जब लोअर मोस्ट पोजीशन पे है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह 0 होगा। मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग is, that is theta is equal to 0 for the lower most position. Determine the angular position of the string when the force due to the tension numerically equal to the weight. वह कौन सा पोजीशन है? मान लीजिए वो पोजीशन x है, तो x पोजीशन पे टेंशन कितना होगा? वेट के बराबर, that is mg। ओके, तो इस पोजीशन के लिए हमको थीटा फाइंड आउट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब हमको ऐसे पोजीशन पे थीटा फाइंड करना है, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है और सपोज दैट, और यहाँ पे टेंशन वेट के बराबर हो जाता है, सपोज दैट, तो हमको ये थीटा फाइंड करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे टेंशन वेट के बराबर हो जाता है तो हमको ये पोजीशन निकालना होगा। मतलब कंडीशन हमारी क्लियर है कि when the tension is equal to weight then find the angular position theta। अब इसके बाद से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अभी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि लोअर मोस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है वह पोजीशन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ओके, और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, यहाँ की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नाउ हियर देयर इज ए टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है।
तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, इसलिए कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, हियर द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक आने में काइनेटिक एनर्जी जितना कम हुआ वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो देयरफॉर यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हमको मालूम हो गया और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² और यहाँ की वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना है 8, तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम कर लिया, दैट इज हाफ mv², दैट इज हाफ m8²। अब इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे इसलिए कि ये मैक्सिमम है। अब ये जो एनर्जी आया यही यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी है, हाइट है ये रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू mgr। ओके, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है, ये टॉप पोजीशन पे है। ओके, सॉरी मिनिमम, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, टॉप पोजीशन पे है और यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो यही काइनेटिक एनर्जी स्लोली कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होते जाएगा और यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये हाइट कितना बनता है, ये हाइट बनता है रेडियस के बराबर। ओके, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m8², इसलिए कि यहाँ की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो देयरफॉर माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और ये जो डिफरेंस आया एनर्जी का, यही कन्वर्ट हो गया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, r है, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू mgr। ओके, तो ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करने वाले हैं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर हाफ m कितना है 0.02, यहाँ लिख देंगे हम 0.02 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यही हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू m की वैल्यू 0.02 और g की वैल्यू 10 इंटू r की वैल्यू 1.8। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 से 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 ओके इंटू 1.8। अब 1.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36। ओके, हमको काइनेटिक एनर्जी मिनिमम निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम राइट साइड में ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू, बाकी क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर हाफ 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 32, तो 0.02 इंटू 32 ओके, और माइनस 0.36। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0.02 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.64, 0.64 माइनस
36. तो therefore this will be equal to 8 to 0.28 जूल. तो therefore minimum kinetic energy is equal to 0.28 जूल and this is at the top position. यहाँ की kinetic energy हमने निकाल लिया 0.28 जूल यहाँ की काइनेटिक एनर्जी मिल गई. अब हमको फाइंड करना है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करेंगे. तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस हाफ m की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 0.02, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू m 0.02 और g की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 1.8. तो इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था. ये हो गया 0.36. ओके. अब ये टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है. तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले लेंगे. तो देयरफॉर 0.36 और प्लस आ जाएगा 2 से डिवाइड करोगे 64 को तो कितना आएगा 32 और 32 इंटू 0.02 तो देयरफॉर 0.64 और 0.64 को 0.36 के साथ ऐड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा. देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1.00 और यूनिट हो गया जूल. तो हमारा मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी मिल गया वह 1 जूल मिल गया. दिस इज इक्वल टू 1 जूल. ओके, 1 जूल. दिस इज 1.00 भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 जूल. अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी ये भी हमको कैलकुलेट करना होगा. तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फिर से हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, इस डेटा का यूज हम करेंगे. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर लिया. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, यू नो दैट दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला है. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी पे मैक्सिमम होने वाला है, मिनिमम होने वाला है. तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 जूल के फॉर्म में आ जाएगा, 1 जूल. नाउ देयरफॉर यूजिंग दिस इक्वेशन, इसका हम यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. तो देयरफॉर V मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. तो देयरफॉर 2 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपान m. तो V मैक्सिमम निकालना है. तो देयरफॉर V मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपान, सॉरी दिस इज नॉट 2 बट दिस इज m, इसलिए कि m आएगा ना, तो दिस विल बी m इज इक्वल टू अंडर रूट. अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया, 1. तो देयरफॉर 2 इंटू 1 और m की वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 0.02. तो दिस विल बी 0.02. सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी अंडर रूट 100. अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10. यूनिट हमने इनपुट में क्या यूनिट लिया था, SI यूनिट लिया था. तो देयरफॉर 10 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसमें जो एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करना है. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या है कि हमको उस पॉइंट पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल वर्टिकल मोशन परफॉर्म करते हुए आ गया. तो ऐसे पॉइंट पे हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर पोजीशन फाइंड करना है जहाँ पे टेंशन वेट के बराबर हो जाता है. तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जो टेंशन है वेट के बराबर हो जाता है. टेंशन इज इक्वल टू
वेट दैट इज mg। तो हमको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये एंगुलर पोजीशन। मान लीजिए कि ये एंगुलर पोजीशन है थीटा। तो अभी हमको क्या फाइंड करना होगा, इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको ये चाहिए कि ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है। अगर ये हाइट हमको किसी तरह से मालूम हो जाता है तो हम इसमें कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और कितनी है, हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर माइनस यहाँ की वेलोसिटी v है मान लीजिए। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये हाइट हमको मालूम हो जाता है किसी तरीके से। तो ये हाइट h है, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई, यही जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ यही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया पार्टिकल ने, और कितना हो जाएगा mgh। ओके, तो हमको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो हमको हाइट फाइंड करना होगा। हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, T इज इक्वल टू एम जी वाला, T इज इक्वल टू एम जी। नाउ एट एनी पोजिशन व्हाट इज द टेंशन। यहाँ पे टेंशन मान लीजिए T है तो T माइनस एम जी, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन आपको याद होगा, पहले इसको किया गया था कि किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो हमने रिजॉल्व किया था। आप याद करें, यहाँ पे कंपोनेंट रिजॉल्व किया था। कौन से कंपोनेंट को रिजॉल्व किया था, mg को, इसलिए कि mg वर्टिकली डाउनवर्ड में काम कर रहा है, दिस इज mg। तो इसको हमने दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व किया था, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किया था और एक वर्टिकल कंपोनेंट में किया था। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा मिल गया था mg cos थीटा। तो देयरफॉर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ये टेंशन है तो T माइनस mg cos थीटा, and this will provide the necessary centripetal force that is mv square by r, and this is the velocity here at this point. Okay, now उस पॉइंट पर टेंशन कितना है, mg के बराबर है। तो therefore write here mg minus mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन क्या ले सकते हैं, mg कॉमन ले सकते हैं। तो therefore mg will be common and 1 minus cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। m से m कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा rg 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, ये हाइट भी मालूम होना चाहिए। हाइट मालूम करने के लिए, इसलिए कि यहाँ हमको हाइट की ज़रूरत है, तो हाइट मालूम करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देखेंगे, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो देयरफॉर सपोज दैट, इसको मान लीजिए कि ये x है और ये पूरा r है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस x। अब हम पहले x मालूम करेंगे, इसलिए कि ये हमको मालूम है, ये r है, ये भी r है, ये भी हमको मालूम है। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ एडजेसेंट साइड क्या बनेगा, x बनेगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, r होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू r cos थीटा मिल गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो h इज इक्वल टू r माइनस x दैट इज r cos थीटा, यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस cos थीटा। तो यही जो हमने फाइंड किया, ये यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा इंटू r, यही हाइट है, यही क्या है, हाइट है। ओके,
तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले फार्मूले में, ये वाले फार्मूले पे रखते हैं। तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, वी मैक्सिमम हमने पहले फाइंड कर लिया है, वो है 10। तो देयरफॉर दिस विल बी हाफ एम ऑलरेडी गिवन है, एम कितना है 0.02 और वी मैक्सिमम 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे माइनस हाफ, एम की वैल्यू मालूम है, वैसे एम की वैल्यू यहाँ रखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम एम ही छोड़ देते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, और एच की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, एच है आर और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, एम से हम एम को कैंसिल कर देते हैं और इक्वेशन के दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट विल बी 100, माइनस 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जी आर और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब v की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस वी स्क्वायर दैट इज आर जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आर जी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इसको हम राइट साइड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये जब उधर लेंगे तो 3 आर जी और 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 100 इज इक्वल टू 3 इंटू आर जी, आर की वैल्यू है 1.8, तो 3 इंटू 1.8 इंटू जी दैट इज 10 और 1 माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 18 और 1 माइनस कॉस थीटा 100 इज इक्वल टू, तो देयरफॉर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 इंटू 18। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा को राइट में ले लो और इसको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 100 अपॉन 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 मीन्स इसको हम 2 से कट कर देते हैं तो 9 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, तो इट मीन्स दिस विल बी 1 माइनस 50 अपॉन 27। ओके, इक्वल टू 27, एलसीएम आ गया, ये आ गया 27 माइनस 50। ओके, दिस इज इक्वल टू 50 में से 27 को माइनस करने जा रहे हैं तो 23 आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, 23 अपॉन 27 नेगेटिव आ गया, तो कॉस थीटा किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, तो देयरफॉर यू कैन फाइंड द थीटा, थीटा इज इक्वल टू, कोसाइन टेबल का यूज करेंगे, कास इनवर्स भी कर सकते हैं, कास इनवर्स, और ये जो वैल्यू है माइनस
23/27। तो कोसाइन टेबल जब आप यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 148 डिग्री and 25 minutes. So this is the final answer. Thank you.